हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पीसफुल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि क्रिसैंथेमम को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और उसे किस तरह से विंटर गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। आप क्रिसैंथेमम के वैरायटीज़ की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ हैबिट्स, तो वो 3 तरह के ग्रोथ हैबिट्स वाले होते हैं। एक वो होता है जिसे हम मिनीचर बोलते हैं, और वो छोटे छोटे उसके सैपलिंग्स बनते हैं और वो प्रॉपर नेचुरली वो बॉल शेप का रूप ले लेता है। सेकंड टाइप का है जो बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और जो पेरेनियल टाइप के होते हैं, और वो हमेशा आप उसे तो फ्रेंड, जो सेकंड टाइप की कैटेगरी है उसको हम हर साल सेव करके न्यू कटिंग से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, और उसका जो शेप है वो काफ़ी अच्छा सा मेंटेन हो पाता है और उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, और वो एग्जीबिशन में भी काफ़ी अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं। और फ्रेंड्स, जो थर्ड कैटेगरी है वो जिसे बिग वैराइटीज़ भी कहते हैं, जिसमें बड़े साइज़ के 2-4 फ्लावर आते हैं, तो वो स्नोबॉल वैराइटीज़ उसमें शामिल। इसमें आपका स्पाइडर लिली वैरायटी भी शामिल है। तो मैंने, चूँकि मेरे पास ये टॉल स्नोबॉल वैराइटीज़ नहीं थी, तो मैंने ये 5 सैपलिंग नर्सरी से बाई किए हुए हैं। तो इसका ग्रोइंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इस तरह से ये डिफरेंट वैराइटीज़ के ग्रोथ हैबिट के हिसाब से उसको ग्रो किया जाता है, उसके फ्लावरिंग साइज़ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब हम उस क्रिसैंथेमम को लगाने के बारे में बात कर लेते हैं कि उन तीनों कैटेगरीज़ को कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने बताया कि मिनीचर और बॉल वाली वैरायटी है, उसे आप छोटी छोटी सैपलिंग आपको नर्सरीज़ में अवेलेबल होती हैं। सितंबर के आसपास सारे नर्सरीज़ में लगभग आ जाते हैं, और अक्टूबर मंथ में भी यानी सैपलिंग्स अवेलेबल होंगी। अगर आपने नर्सरीज़ से बाई नहीं किया तो आप वो बाई करके आप छोटे छोटे पॉट्स में लगाना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसे हम पेरिनियल टाइप का बेसिकली बोलते हैं, वो साल भर सेव हो जाता है। अगर आपने उसको सेव किया हुआ है तो उसे आप 2 मेथड से लगा सकते हैं। उसको मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। और अगर आपके पास वो प्लांट्स नहीं है तो आप चाहे किसी फ्रेंड से आप कटिंग मांग लें जिसके पास हो, ताकि आप इस वक्त कटिंग से उसे ग्रो कर सकें, या तो आप उसकी भी सैपलिंग नर्सरी से बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि मैंने पूरे सारे अपने गमलों में पुरानी सैपलिंग से मतलब कि पुराने प्लांट्स, मदर प्लांट्स से निकाल के और कटिंग निकाल के इस सबको लगाया है, और ये सब देखिए कितने अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। तो अभी अक्टूबर मंथ में आप नहीं लगाएं तो फटाफट लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद से अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा फ्लावरिंग में। तो इसकी फ्लावरिंग लगभग दिसंबर से जनवरी तक लेनी है। तो अगर आप अभी लगाते हैं तो आपकी फ्लावरिंग भी दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगी। तो अभी भी मैं लगा ही रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पुराने मदर प्लांट्स थे जिसको मैंने लास्ट ईयर सेव किया था, और इसकी आप इस तरह से कटिंग तोड़ करके मिट्टी में आप लगा सकते हैं छायादार जगह में। और नहीं तो अगर आप लेट हो चुके हैं, अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग भी चाहिए, तो इस तरह से जो सकल्स निकलते हैं उसे आप इस तरह से रिमूव करके और अपने पॉट में लगा दीजिए। इसके इस तरह से रूट्स भी डेवलप होते हैं तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने सैपलिंग्स लगाए हुए हैं ये मैं इसी तरह से लगाया हूँ। जो सकल्स वाले प्लांट्स निकलते हैं उससे मैं लगाया हूँ। और एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका जो मैंने कटिंग से बताया, तो ये 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। कटिंग्स वाले में बात ये है कि उसकी फ्लावरिंग की क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हाई क्वालिटी होती है, और इसकी थोड़ी सी फ़र्क आएगा, यानी कलर वगैरह में फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इसलिए मैं सकल्स वाला जो प्लांट्स निकलता है वो तोड़ करके इसको इस सब गमलों में मैंने लगा दिया है। और इस तरह से इतने बड़े गमले में मैंने 3-3 प्लांट्स लगाए हैं, ताकि ये मेरा पूरा एक बॉल शेप का बन जाए। इसी तरह से मैंने लास्ट ईयर भी अपने प्लांट्स लगाए थे। तो अगर आपको वीडियो देखने की इसका कैसा रिज़ल्ट होगा तो आप मेरे पुराने वीडियोस क्रिसैंथेमम पे चेक कर सकते हैं। बाकी भी अलग अलग वैरायटीज़ की मैं इस तरह से बैग में भी लगा रहा हूँ, ताकि बाद में फिर मैं जब इसमें प्लांट ग्रोथ हो जाए तो, और जब
समर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने लगाए हैं वो ख़राब हो जाएं तो उसको रिमूव करके मैं फिर इन सबको लगा दूँ। जो भी स्नोबॉल वाली वैरायटीज़ को मैंने इस वाले कंटेनर में लगा दिया है। जो वेस्ट मटेरियल है इसमें मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सबसे बैक साइड में गमले के रहेंगे तो ये शो भी नहीं होंगे, तो इसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें एक एक पौधा मैंने लगा दिया है। अब इन सबको मैं अपने टेरेस गार्डन पे रखूँगा। मैंने ये अपने टेरेस गार्डन पे ले आया है। बाकी और भी प्लांट्स धीरे धीरे मैं इन सबको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को इस तरह से कटिंग लगा लेने के बाद आपको फुल सनलाइट में रखने हैं जब तक से इसमें फ्लावरिंग ना आ जाए। अगर फ्लावरिंग आना, इसमें बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं और फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है तो आप इसको सेमी शेडेड एरिया में रखिए, यानी कि आधे दिन की धूप में इसको मिले। उसमें फ्लावरिंग ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और अगर आपके पास फुल धूप वाला एरिया है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम पिंचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ड्वार्फ वाली वैरायटी में 2 से 3 बार पिंचिंग करनी होती है, उसमें फ्लावरिंग बट जल्दी लग जाते हैं। और नेक्स्ट ये जो मीडियम साइज़ वाला जो क्रिसैंथेमम है उसमें आप भी 3 से 4 बार पिंचिंग करिए जितना आपके पास टाइम हो, क्योंकि आप जब भी कटिंग लगाएंगे तो दिसंबर जनवरी के आसपास, कभी कभी नवंबर में अगर आपका पुराना आपने कटिंग पहले से लगा रखा है तो वो जल्दी फ्लावरिंग करता है, वरना दिसंबर तक इसमें बडिंग आ जाती है, चाहे आपका प्लांट्स का ग्रोथ बढ़े या ना बढ़े। तो इसलिए आप पहले से ही ग्रोथ पे फोकस करें कि जल्दी से जल्दी मेरा ग्रोथ अच्छे से हो जाए। उसके बाद फ्लावरिंग जब लगेगी तो ढेर से क्वांटिटी में लगेगी। तो उसके लिए ये देखिए कि मैंने इसमें एक बार पिंचिंग किया है और देखिए कितने ढेर सारे 3 ब्रांचेस इसमें आना शुरू हो गए। इसी तरह से इसमें भी और इस तरह से देखिए। तो अब नेक्स्ट में थोड़ा सा ये 2-4 पत्तियाँ और इसमें ग्रो हो जाएगा तो फिर मैं इसको पिंच कर दूंगा। इस तरह से सारी डालियाँ को पिंच करते करते 3 बार और इस पिंचिंग करूँगा, जिससे ये पूरा एक कैनोपी डेवलप हो जाए और एक अच्छा सा शेप ले ले। तो उसके बाद फिर फ्लावरिंग ओवरऑल बहुत ही अच्छी होगी। अब फ्रेंड्स, थर्ड वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं पिंचिंग से रिलेटेड। तो इसमें फ्रेंड्स स्नोबॉल वैरायटी में आप एक बार पिंचिंग कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही फ्लावर लें जो एक बिग साइज़ का फ्लावर हो, जैसे फ्लावर शो में आप देखते हैं, तो उसको आप पिंचिंग नहीं करेंगे। सिर्फ आप जब प्लांट्स में कलियां आने लगेंगी तो जितने भी साइड्स के एक्स्ट्रा बर्ड होंगे, एक को छोड़ करके सेंटर वाला बर्ड बाकी सबको रिमूव कर देंगे। तो जितना भी एनर्जी है वो सिर्फ एक फ्लावर में चला जाता है, इसलिए वो फ्लावर काफ़ी बिग साइज़ का हो जाता है। लेकिन हम इसको एक बार पिंचिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे गुच्छे में फ्लावरिंग चाहिए और बॉल शेप में, दोनों में ही चाहिए। तो एक बार मैं इस वाले वैरायटीज़ को पिंच करूँगा, अभी नहीं कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्टेम की मोटाई है वो बढ़ जाए, ताकि जो प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग बने, डालियाँ भी मोटी होंगी। उसके बाद फिर मैं यहीं से कट कर दूँगा, तो उसके बाद फिर उसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप को आपको ये पिंचिंग वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब सॉयल के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि सॉयल में आप क्या क्या मिला सकते हैं। तो आप नॉर्मली कोई भी गार्डन सॉयल ले लीजिए और उसमें 30 to 40% कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, या आपके पास काउडंग मैन्योर है पुराना सड़ा हुआ वो ले सकते हैं, या नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट है, ये मैं कहूँगा। लेकिन आप काउडंग को भी आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर काउडंग मैन्योर ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद जब आपका प्लांट्स थोड़ा ग्रोथ लेने लगेगा तो आप 14 से 15 दिनों में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, और बोन मील वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होगा, तो आप उसे ज़रूर ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए मैं अपने वीडियो का अब यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ें जो मुझसे छूट गई हो और आपको जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी वीडियो को मैं अब यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।